नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लाल पगड़ी हजारों पग, एकता भाईचारे का संदेश। पंजाब पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का तेवर आपको समझाएंगे। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी की अगले महीने पटना में रैली। बिहार कांग्रेस में जान फूंकने की तैयारी में जुटी प्रियंका गांधी। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि भाजपा को हटाने के लिए जनता तैयार। अखिलेश यादव बोले बस विपक्ष को एकजुट होकर मोर्चा बनाना है। साथ ही साथ चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि योगी सरकार से आर पार के मूड में अधिवक्ता। 24 जनवरी से शुरू होगा आंदोलन। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में बताएंगे मौसम का हाल। -4 डिग्री कभी नहीं देखा, उत्तर भारत के लिए शीतलहर का पूर्वानुमान। भीषण ठंड का पीक आना भी बाकी, विशेषज्ञों की राय। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है सरकार और कांग्रेस वापस आ रही है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। लाल पगड़ी हजारों पग, एकता भाईचारे का संदेश। पंजाब पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का जबरदस्त तेवर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर देश में डर और नफरत फैलाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि भारत भाईचारे, एकता और सम्मान के भाव में यकीन रखता है। यही कारण है कि भारत जोड़ो यात्रा सफल हो रही है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के पंजाब चरण की शुरुआत से पहले यहां सरहिंद में लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले बुधवार की सुबह गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में मत्था टेका और बाद में वो रोजा शरीफ दरगाह भी गए। और इस दौरान राहुल गांधी पगड़ी और आधी बाजू की टी शर्ट पहने नजर आए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी की अगले महीने पटना में रैली। बिहार कांग्रेस में जान फूंकने की तैयारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की अगले महीने यानी फरवरी में बिहार की राजधानी पटना में रैली प्रस्तावित है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस बिहार में भी उप यात्रा निकाल रही है। ये यात्रा अगले महीने जब पटना पहुंचेगी तो प्रियंका गांधी भी उसमें शामिल होंगी। बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू बनकर रह गई कांग्रेस पार्टी में नए सिरे से जान फूंकने के लिए प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी जान से जुट गए हैं और सत्ता में भागीदारी बढ़ाने के साथ साथ संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कवायद चल रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा को हटाने के लिए जनता तैयार। अखिलेश यादव बोले बस विपक्ष को एकजुट होकर मोर्चा बनाना है। जी हां दोस्तों, देश में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों की मुहिम को यूपी, बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक बार बार परवान चढ़ाने की कोशिश हो रही है। एक तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ केसीआर ने हैदराबाद में 18 जनवरी को रैली बुलाई है। इस रैली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी जाने वाले हैं। रैली में जाने से पहले गुरुवार को अखिलेश ने कहा कि भाजपा को हटाने के लिए जनता तैयार है, अब केवल विपक्ष को एकजुट होकर मोर्चा बनाना है। रैली में जाने से पहले मोर्चा को लेकर अखिलेश की बातें कई इशारा कर रही है और माना जा रहा है कि 18 को हैदराबाद में मोर्चेबंदी को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। योगी सरकार से आर पार के मूड में अधिवक्ता। 24 जनवरी से शुरू होगा आंदोलन। जी हां दोस्तों, अपनी मांगों को लेकर यूपी के अधिवक्ता अब योगी सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है और इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन चलाने की तैयारी की जा रही है। अधिवक्ताओं ने सरकार को 6 सूत्रीय मांग पत्र दिया है और सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन जौनपुर के अध्यक्ष जितेंद्र उपाध्याय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर अधिवक्ताओं की 6 सूत्रीय मांग को नहीं माना तो अधिवक्ता 4 चरणों में आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। प्रथम चरण में 24 जनवरी को प्रदेश के सभी अधिवक्ता सांकेतिक हड़ताल करेंगे और जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं जितेंद्र नाथ उपाध्याय ने गुरुवार को यूनिवार्ता को बताया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन मधुसूदन त्रिपाठी के पत्र के अनुसार 6 सूत्रीय मांगों में प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए 5 लाख तक का मुफ्त चिकित्सा बीमा कराया जाए अथवा आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए का मुद्दा भी शामिल है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। -4 डिग्री कभी नहीं देखा, उत्तर भारत के लिए शीतलहर का पूर्वानुमान। भीषण ठंड का पीक आना भी बाकी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। हालांकि गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में धूप खिली, लेकिन मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अभी उत्तर प्रदेश में लोगों को ठंड की पीक से गुजरना बाकी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को कहा है कि दिल्ली ने पिछले 23 वर्षों में तीसरे सबसे भीषण ठंड का सामना किया है। अब एक मौसम विशेषज्ञ ने भविष्यवाणी की है कि पहले सप्ताह मैदानी इलाकों में तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। लाइव वेदर ऑफ इंडिया के संस्थापक नवदीप दहिया ने ट्विटर कर बताया कि उत्तर भारत में 14 से 19 जनवरी के बीच कड़ाके की ठंड पड़ सकती है और 16 से 18 जनवरी के बीच इसके चरम पर रहने की संभावना है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव को लेकर मिशन मोड में मायावती। बीएसपी का युवाओं के लिए बड़ा ऐलान, पार्टी को
मिलेगी धार। जी हाँ दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती 15 जनवरी को 67वां जन्मदिन और बसपा की तरफ से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में मायावती का जन्मदिन मनाया जाएगा। इस बीच बसपा की तरफ से युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है। 2024 चुनाव को लेकर मायावती मिशन मोड में है और उन्होंने बीएसपी में 50% युवाओं की भागीदारी का आह्वान किया है और इस बात की जानकारी बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे और बसपा नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने दी है। बसपा नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने ट्विटर पर लिखा कि एक मजबूत देश बनाने और जातीय अत्याचार खत्म करने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। आदरणीय मायावती जी ने इसीलिए मिशन की सफलता के लिए बीएसपी में 50% युवाओं की भागीदारी का आह्वान किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नजर आने लगी बीजेपी की फूट, नेताओं को एक दूसरे से जान का खतरा। मध्य प्रदेश में एसपी से मांगी सुरक्षा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है और साल के अंतिम महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस तरह देखें तो चुनाव होने में महज 8-9 महीने ही बाकी हैं। लेकिन विडंबना यह है कि भारतीय जनता पार्टी नेताओं के आपसी विवाद और मनमुटाव पार्टी के आला नेताओं के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। ताजा मामला नर्मदापुरम में सामने आया है। वहां 3 बीजेपी नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर एक दूसरे से ही जान का खतरा बताया है। बता दें कि यह विवाद 6 जनवरी को बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के नर्मदापुरम दौरे के दौरान हुआ था। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव 6 जनवरी को नर्मदापुरम दौरे पर थे और सर्किट हाउस में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वहां बीजेपी नेताओं के बीच आपस में विवाद हो गया था और ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी नेताओं का ये विवाद अब पुलिस तक पहुंच चुका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी नेता का 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल। पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए ली गई राशि। मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का नोटों की गड्डियों के साथ वीडियो वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने इस वीडियो के साथ बीजेपी पर तंज कसा है और कहा है कि बीजेपी नेताओं का भ्रष्टाचार अभी भी जारी है। कांग्रेस की ओर से जारी किए गए इस वीडियो में जो व्यक्ति पैसे लेते नजर आ रहा है उसे आगर मालवा जिले के कारण बीजेपी मंडल अध्यक्ष बताया जा रहा है। और दोस्तों, कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा है कि अगर मालवा में बीजेपी मंडल अध्यक्ष राजेश गोयल का 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। आवेदक अजय नायक ने आरोप लगाया कि मंडल अध्यक्ष ने इनकी पत्नी की आत्महत्या मामले में पुलिस की कार्रवाई से बचाने के लिए ये राशि ली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ट्रकों में भरकर राजस्थान पहुंची 4700 ईवीएम, चुनाव तैयारी में जुटा चुनाव आयोग। जी हां दोस्तों, राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और राजनीतिक दलों के अलावा अब चुनाव आयोग भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद चित्तौड़गढ़ जिला निर्वाचन विभाग की टीम हाल ही में बेंगलुरु से करीब 4700 ईवीएम मशीनों को लेकर राजस्थान पहुंच गई है और मिली जानकारी के मुताबिक अभी ईवीएम को फिलहाल चित्तौड़ जिले में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में रखा गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर। प्रदेश में व्यापम से बड़ा आयुष्मान घोटाला। विपक्ष के नेता गोविंद सिंह ने की सीबीआई जांच की मांग। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रदेश में व्यापम से बड़ा आयुष्मान घोटाला होने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रदेश में आयुष्मान योजना में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें सिर्फ एक बाबू को दोषी ठहराने से शंका बढ़ जाती है। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की ताकि गरीबों का हक लूटने वाले लोग दंडित हो सके। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि केंद्र की आयुष्मान योजना के तहत गरीबों का 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराने की सुविधा दी गई है, लेकिन मध्य प्रदेश में बिना डॉक्टर और पलंग वाले एक कमरे के अस्पताल को इलाज की मान्यता दी गई और 1 से 5 करोड़ रुपए तक जारी किए गए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ का दावा, कांग्रेस सरकार बनते ही एमपी में होगी सरकारी भर्तियां, 6 महीने में भर जाएंगे सभी पद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने वादा किया है कि राज्य में कांग्रेस सरकार बनते ही सरकारी विभागों में रिक्त सभी पदों को भर दिया जाएगा। कमलनाथ ने गुरुवार को ट्विटर पर कहा कि आज मध्य प्रदेश का युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंतित है और देश और प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। कमलनाथ ने राज्य में हो रहे भर्ती घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में नित नए घोटाले हो रहे हैं। परीक्षाओं के परिणाम वर्षों तक जारी नहीं हो पा रहे हैं और
वहीं एमपीएससी की परिणाम 2019 से घोषित नहीं हुए हैं, भर्ती ठप पड़ी है और ये स्थिति अत्यधिक चिंताजनक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जोड़ो यात्रा उठा रही है नफरत, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे। राहुल गांधी ने बताया कि क्यों इतनी सफल हो रही है ये यात्रा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब के दर्शन के साथ पंजाब में प्रवेश कर गई और इस दौरान राहुल गांधी ने यहां पर लोगों को संबोधित भी किया और उन्होंने कहा कि यात्रा देश के सबसे बड़े मुद्दों जैसे कि नफरत, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति को उठाने और उनके खिलाफ लड़ने के लिए है। ध्वजारोहण समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यात्रा बोलने के लिए नहीं बल्कि सुनने की है। जो भी आए उसे सुने, उठाए गए मुद्दों पर केवल संक्षेप में विचार रखें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि हम सुबह जल्दी उठकर चलना शुरू करते हैं और शाम तक हम लोगों से मिलते हैं और उनके मुद्दों को सुनते हैं। मैं सुबह के ब्रेक के बाद लोगों से मिल रहा हूं और जमीनी स्तर पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि देश में नफरत, हिंसा का माहौल फैलाया गया है। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग देश को बांटने में लगे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने में लगे हैं, एक जाति को दूसरे जाति से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने देश का माहौल बिगाड़ दिया है। तो हमने सोचा था कि देश को एक दूसरा रास्ता भी दिखाना चाहिए, मोहब्बत का, एकता का, भाईचारे का, और इसीलिए हमने इस यात्रा को शुरू कर दी। तो दोस्तों, क्या आप भी राहुल गांधी की इस बात का समर्थन करते हैं कि देश को बांटने की कोशिश हो रही थी जिसके खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा निकली है? तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में अपनी राय बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घटी, 2024 में राहुल गांधी को पीएम के रूप में देखना चाहती है जनता, कांग्रेस के अखिलेश सिंह का दावा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने दावा करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता निरंतर घट रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को जनता प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में भारत जोड़ो यात्रा का व्यापक समर्थन लोगों के द्वारा प्राप्त हो रहा है और फरवरी पहले सप्ताह में यात्रा पटना पहुंचेगी, जिसमें शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी को भी आमंत्रित किया गया है। इससे पहले प्रथम चरण की पदयात्रा समाप्त होने के बाद मंगलवार को भागलपुर में अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा था कि आने वाले दिनों में बिहार में कांग्रेस एक नए रूप में दिखेगी और भाजपा की नफरत और विभाजनकारी राजनीति को न केवल वैचारिक रूप से हराएंगे बल्कि बिहार के जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि सप्ताह में लाखों लोगों ने शिरकत की और इसी के साथ यात्रा 110 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 28 रुपए तक कम हो सकती है पेट्रोल डीजल की कीमत, कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने बताया इसका फार्मूला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि कैसे पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जा सकते हैं और इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने एक फार्मूला दिया है। उन्होंने दावा किया है कि अपनाने से 28 रुपए तक प्राइस कम हो सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय पर मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पिछले मई 2022 में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के प्राइस में बदलाव किया था और इस दौरान कच्चे तेल की कीमत $110 से $115 प्रति बैरल के आसपास थी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के मंत्री जहां भी जाते हैं तो कहते हैं कि रूस में $45 प्रति बैरल में कच्चा तेल खरीदा है, ऐसे में $115 प्रति बैरल से $45 प्रति बैरल तेल हुआ। गौरव वल्लभ ने कहा कि इसका मतलब हुआ कि आधे से कम कच्चे तेल की कीमत हो गई। क्या भारत सरकार ने इसका फायदा उपभोक्ताओं को दिया? हम तो कहते हैं कि एक्साइज ड्यूटी लेते रहिए लेकिन देश के लोगों को कच्चे तेल की कम कीमत होने का फायदा तो दीजिए। उन्होंने एक रिसर्च का हवाला देते हुए कहा कि कच्चे तेल की कीमत $1 भी कम होती है तो 45 पैसे कम होंगे, ऐसे में $115 का 45 पैसा यानी $70। हम $45 को 70 से गुणा करेंगे तो 28 रुपये पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ज़बरदस्त फार्मूला बताया है गौरव वल्लभ ने और कहा है कि कैसे अगर सरकार ईमानदारी से जितने में तेल खरीद रही है उसमें अपना टैक्स लगाकर ईमानदारी से बेचे तो उसकी कीमत कल 28 रुपये कम हो जाएगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश सरकार जाति आधारित आंकड़े जुटा रही है तो बीजेपी क्यों परेशान है? तेजस्वी यादव ने भाजपा से दागा ये सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राज्य में शुरू जाति आधारित जनगणना को लेकर कहा है कि भाजपा
भाजपा जनहित के मुद्दे पर भ्रम पैदा कर रही है, वो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ऐसा कर रही है। बुधवार को तेजस्वी ने कहा कि पूर्वाग्रह त्याग कर अगर कोई जाति आधारित गणना से जुटाए गए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण आंकड़ों के इन फायदों पर चिंतन करेगा तो उसे निस्संदेह ही इसके सकारात्मक प्रभावों को समझने में देर नहीं लगेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अभी नहीं मिलेगी ठंड से राहत, बारिश और बर्फबारी बढ़ाएंगे आफत। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत में ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी ठंड से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आने वाले 3 दिन तक बर्फबारी जारी रहेगी और इसके अलावा मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 12 जनवरी को दिल्ली में बारिश की हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। पहाड़ों में बर्फबारी के रहते दिल्ली में सर्दी से राहत मिलने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 से 14 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के अनुसार हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और किन्नौर के कुछ इलाकों में बर्फबारी 3 दिनों तक जारी रहेगी और ऊपरी इलाके में मध्यम बर्फबारी, जबकि अन्य क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी से मोह भंग वार पर वार, लेकिन कांग्रेस में वरुण गांधी के जाने की कितनी संभावना है और इससे किसको कितना फायदा, ये आपको बताएंगे दोस्तों। यूपी के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी लंबे समय से अपने ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई ऐसे बयान दिए हैं जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी उन्हें उम्मीदवार बनाएगी या नहीं। हालांकि अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन अटकलें हैं कि वो कांग्रेस का भी रुख कर सकते हैं। गांधी परिवार से आने वाले वरुण गांधी को लेकर उनके चचेरे भाई राहुल गांधी से भी सवाल पूछा जा चुका है। वरुण और राहुल के हालिया बयानों से कई समानताएं भी दिख रही हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जोशीमठ में रुका बुलडोजर एक्शन, मुआवजा और नए घर की गारंटी पर लोगों का विरोध। जी हां दोस्तों, जोशीमठ में भू धसाव से स्थिति खतरनाक होती जा रही है। हर रोज यहां दरार वाली मकानों में इनकी संख्या बढ़ रही है और बुधवार को दरार वाले मकानों की संख्या बढ़कर 723 पहुंच चुकी है और इन घरों पर प्रशासन ने लाल क्रॉस का निशान लगा दिया है और इन घरों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन लोग अपने आशियाने को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और सुरक्षित मकानों को छोड़ने की अपील के बाद भी लोग मुआवजा और मकान की गारंटी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के साथ लोगों के विरोध को देखते हुए फिलहाल बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। लोगों के विरोध को देखते हुए फिलहाल बुलडोजर एक्शन रुक गया है। लोगों का कहना है कि पहले उन्हें प्रशासन की ओर से पुनर्वास और मुआवजे का आश्वासन मिले, इसके बाद ही वो घर छोड़कर जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले आमने सामने अमित शाह और एचडी कुमारस्वामी। कांग्रेस ने देवेगौड़ा की पार्टी को बताया बीजेपी की बी टीम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले गृहमंत्री अमित शाह और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी आमने सामने आ गए हैं। 30 दिसंबर 2022 को मैसूर के मांड्या से आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के अभियान की शुरुआत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रमुख विपक्षी कांग्रेस पार्टी और जेडीएस पर निशाना साधा और उन्होंने दोनों पार्टियों को सांप्रदायिक, जातिवादी और भ्रष्ट कहा था। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजनीतिक पार्टियों के बाद अब निर्वाचन आयोग ने बजाया चुनावी बिगुल, जिलों में पहुंचे ईवीएम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने चुनाव पर परचम लहराने की तैयारियां बहुत पहले से ही शुरू कर दी हैं और जहां सत्ताधारी कांग्रेस नई घोषणाएं कर रही है, वोटरों को लुभा रही है, वहीं बीजेपी सरकार की विफलताओं को गिनाकर वोटरों को अपने पक्ष में करने में जुटी है। यहां पार्टियां तो अपनी तैयारी कर ही रही हैं, साथ ही निर्वाचन आयोग ने भी अब चुनावी बिगुल बजा दिया है। दरअसल राजस्थान के कुछ जिलों ईवीएम की खेप पहुंचाना वहां पर शुरू हो गया है और यही नहीं, नए वोटर्स के वोटिंग के लिए रजिस्टर करने के लिए भी मीटिंग आयोजित की जा रही है और ऐसे में उदयपुर संभाग की बात करें तो चित्तौड़गढ़ जिले में ईवीएम मशीन की पहली खेप पहुंच चुकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कसम खाओ कभी भाजपा को वोट नहीं देंगे, भोपाल में करनी सेना के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर का बड़ा बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में करनी सेना का 11 सूत्री मांग को लेकर आंदोलन चौथे दिन जारी रहा और जबकि आंदोलन के लिए सिर्फ एक दिन की अनुमति दी गई थी, पुलिस प्रशासन की ओर से बताया गया है कि अब तक करनी सेना के नेतृत्व कार्यकर्ताओं की ओर से कोई आंदोलन की अनुमति नहीं ली गई है और इसके बावजूद लगातार चौथे दिन धरना प्रदर्शन जारी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर करनी सेना भोपाल में लोगों को कसम दिला रही है कि वो कसम खाएं कि बीजेपी को कभी वोट नहीं देंगे। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी के अचानक स्वर्ण मंदिर पहुंचने से पूरे पंजाब में लहर, भारत जोड़ो यात्रा
में दिखेगा असर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 10 जनवरी को पंजाब पहुंच गई, लेकिन इसमें हुआ भारी बदलाव सबको हैरान कर गया। मीडिया को जो राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम जारी किया गया था, उसमें कहीं जिक्र नहीं था कि राहुल गांधी सबसे पहले अमृतसर स्थित श्री हरमिंदर साहिब में मत्था टेकने जाएंगे, लेकिन अचानक दोपहर को इस सर्वोच्च सिख धार्मिक स्थल वो पहुंच गए। उन्होंने केसरिया रंग की पगड़ी पहने हुई थी और वहां जाकर उन्होंने मत्था टेका और रूहानी कीर्तन सुना। श्री अकाल तख्त साहिब के मुख्य द्वार पर वो बाहर से ही नतमस्तक हुए और इसे कांग्रेसी शुभ शगुन के तौर पर मान रहे हैं। श्री स्वर्ण मंदिर परिसर में राहुल गांधी के साथ कोई भी हथियारबंद सुरक्षा कर्मी नहीं था। राज्य पुलिस को भी बाद में उनके इस आकस्मिक कार्यक्रम का पता चला और ये खबर चंद मिनटों में समूचे पंजाब में फैल गई कि राहुल गांधी सूबे के बाकायदा भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले अमृतसर में श्री स्वर्ण मंदिर साहिब गए हैं। और खबर फैलते ही श्री स्वर्ण मंदिर परिसर और बाहर गलियारे में भारी तादाद में लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। राहुल गांधी ने हाथ जोड़कर सबको सत श्री अकाल किया। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा का असर आरएसएस पर भी पड़ा, तभी मोहन भागवत मदरसा पहुंचे दिग्विजय सिंह का तंज। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर ताजा हमला करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का असर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी पड़ा है। उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि तभी तो मोहन भागवत मदरसा पहुंचे थे। ये बात दिग्विजय सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद कहा। दोस्तों, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर हमला करते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात संविधान में तो नहीं है, ये सनातन धर्म को जानते ही नहीं है, ये तो कुर्सी के लिए सनातन धर्म को बेच रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस वालों को संविधान पर भरोसा नहीं है, फिर वो क्यों चुनाव लड़ते हैं, शपथ क्यों लेते हैं। ये दो मुँहे बयान अच्छे नहीं लगते। स्पष्ट करें कि क्या वो भारत के संविधान पर भरोसा करते हैं और नहीं तो आगे आए।